नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कहानी शर्लॉक होम्स द मिस्ट्री ऑफ शॉस्कोम्ब ओल्ड प्लेस। मेरा नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है। लंदन की कोहरे से ढकी गलियों में मैंने अपने प्रिय मित्र शेरलॉक होम्स के साथ मिलकर अनगिनत रहस्यमय और जटिल मामलों का सामना किया है। मेरा दोस्त शेरलॉक होम्स काफी देर से एक पुराने कम पावर वाले माइक्रोस्कोप पर झुका हुआ किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसने सीधा होकर मेरी ओर देखा और बोला, ये गोंद है वॉटसन। इसमें कोई शक नहीं कि ये गोंद ही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है होम्स, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन क्या इस खोज से कुछ खास फर्क पड़ता है? होम्स ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ वॉटसन, ये एक महत्वपूर्ण नतीजा है। तुम्हें सेंट पेन क्रॉस केस याद होगा। उसमें मारे गए पुलिसकर्मी के पास एक टोपी मिली थी। आरोपी ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया था कि वो टोपी उसकी है, लेकिन वह एक फोटो फ्रेम बनाने वाला कारीगर था और ऐसे काम में गोंद का इस्तेमाल रोजाना होता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, तो क्या ये मामला उन्हीं मामलों में से है जिन पर तुम इस वक्त काम कर रहे हो? अरे नहीं मेरे दोस्त, होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेवल ऑफ द यार्ड ने मुझे इसे देखने के लिए कहा था। मेरे साथ काम करते करते अब वे भी समझने लगे हैं कि माइक्रोस्कोप कितनी अहमियत रखता है। वॉटसन, वैसे अभी एक नया क्लाइंट आने वाला तो था, लेकिन लगता है वो लेट हो गया है। अच्छा वॉटसन, ये बताओ, क्या तुम रेसिंग के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। मेरी आधी पेंशन तो इसी काम में लग जाती है, तो जानना तो पड़ता ही है। मेरी ये बात सुनकर शेरलॉक चहकते हुए बोला, ओह बहुत अच्छे, फिर तो मैं तुम्हें ही अपना गाइड बनाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम रॉबर्ट नॉर्बर्ट के बारे में कुछ जानते हो? ये नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आता है? रॉबर्ट नॉर्बर्ट? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो शकम ओल्ड प्लेस में रहता है। मैं उस जगह को भी अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि एक बार गर्मियों में मैं वहां कुछ दिन रहा था। नॉर्बर्टन को लोग एक खतरनाक आदमी के रूप में जानते हैं। एक बार तो उसने न्यू मार्केट हीथ पर कर्जन स्ट्रीट के एक जाने माने साहूकार सैम ब्रूर को कोड़ों से पीटा था। उसने करीब करीब उस आदमी को मार ही डाला था। नॉर्बर्टन इंग्लैंड का सबसे साहसी घुड़सवार है। कुछ साल पहले ग्रैंड नेशनल के रेस में वो सेकंड आया था। वो एक बॉक्सर भी है और एक एथलीट भी, और औरतों का बहुत बड़ा रसिक भी है। उसके बाद शेरलॉक ने मुझसे पूछा, वॉटसन, क्या तुम मुझे शकम ओल्ड प्लेस के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, सिर्फ इतना कि वो शकम पार्क के सेंटर में है और शकम के जो फेमस ट्रेनिंग क्वार्टर्स है वो उन्हीं में रहता है। फिर शेरलॉक मुस्कुराते हुए बोला, और जो उनका मुख्य ट्रेनर है उसका नाम जॉन मसान है। हैरान मत हो वॉटसन, मुझे अभी थोड़ी ही देर पहले उसका एक पत्र मिला है जिसे मैं खोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पत्र को खोलने से पहले हमें शकम के बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ शेरलॉक, एक बात और, उनके पास बहुत सारे शकम स्पैनियल कुत्ते हैं और हर डॉग शो में उनके बारे में सुनने को मिलता है। वो इंग्लैंड में सबसे खास नस्ल के कुत्ते हैं। शकम ओल्ड प्लेस की लेडी का वो खास गौरव है। ये बात सुनकर शेरलॉक बोला, लेडी मतलब सर रॉबर्ट की पत्नी? नहीं शेरलॉक, सर रॉबर्ट ने कभी शादी नहीं की। वो अपनी विधवा बहन लेडी बेटिसफर्ड के साथ रहता है। अब तुम्हारा मतलब है कि उसकी बहन उसके साथ रहती है? नहीं शेरलॉक, असल में वो जगह उसकी बहन के दिवंगत पति सर जेम्स की है। नॉर्बर्टन का उस घर पर कोई अधिकार नहीं है। जब तक लेडी बेटिस जिंदा है तभी तक वो प्रॉपर्टी उसके पास है। उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके दिवंगत पति के भाई के पास चली जाएगी। इस दौरान हर साल वहां का किराया वही वसूलते हैं और मेरा ख्याल है कि उसका भाई रॉबर्ट उन किराए के पैसों को उड़ाता है। अब ये तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो आदमी पूरी तरह से शैतान है। लेकिन फिर भी मैंने ये सुना है कि उसकी बहन उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन शेरलॉक, तुम शकम के बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या वहां कोई गड़बड़ हो गई है? हाँ वॉटसन, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद शेरलॉक ने दरवाजे की तरफ देखा और बोला, ये लो वॉटसन, हमारा मेहमान भी आ गया। अब यही हमें सारी बात बता सकता है।
तभी शेरलॉक के कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा क्लीन शेवन आदमी, दृढ़ और कठोर चेहरे वाला, हमें वहां नजर आया। उसने हमारा अभिवादन किया और फिर उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया जिस कुर्सी की तरफ शेरलॉक ने इशारा किया था। कुर्सी पर बैठकर उसने शेरलॉक से कहा, मिस्टर होम्स, आपको मेरा खत मिला होगा। शेरलॉक ने कहा, हाँ, आपका खत मिला था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। वो आदमी बोला, हाँ मिस्टर होम्स, कागज पर कुछ लिख पाना मेरे लिए मुश्किल में डाल देने वाला होता और उसमें लिखकर मैं आपको कुछ समझा भी नहीं पाता था। इसलिए मैंने सोचा कि आमने सामने बैठकर मैं आपको अच्छे से समझाऊं। शेरलॉक ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, तो बताइए सर। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि मेरे मालिक सर रॉबर्ट पागल हो गए हैं। शेरलॉक ने अपनी भौं उठाई और वो बोला, लेकिन पागल खाना तो हार्ले स्ट्रीट पर है, आप बेकर स्ट्रीट पर क्या कर रहे हैं? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके मालिक सर रॉबर्ट पागल हो चुके हैं? देखिए मिस्टर होम्स, जब कोई आदमी कभी कभी कोई अजीब काम करे तो उसका कोई कारण, उसका कोई मतलब हो सकता है, लेकिन जब वो जो कुछ भी करे वो हर बात अजीब होती हो तो आप हैरानी करने लगते हैं। मुझे लगता है मिस्टर होम्स कि शकम प्रिंस और डर्बी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। शेरलॉक ने कहा, प्रिंस एक घोड़ा है जिसे आप रेस में दौड़ाते हैं। मैंने सही कहा ना? जी हाँ मिस्टर होम्स, प्रिंस पूरे इंग्लैंड का सबसे बढ़िया घोड़ा है। मैं आपको सारी बात खुलकर बताता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं और जो भी मैं कहूँ वो बातें इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। शेरलॉक ने कहा, जी हाँ, आप बेफिक्र होकर अपनी सारी बातें बताएं। असल में मिस्टर होम्स, सर रॉबर्ट को इस डर्बी रेस को जीतना है। वो गर्दन तक कर्ज में फंसे हुए हैं और ये रेस उनके लिए आखिरी मौका है। वो जितना भी पैसा बाजार से उठा सकते थे या उधार ले सकते थे, वो सारा का सारा उन्होंने लेकर घोड़े पर लगा दिया है। इस वक्त आपको 40 गुना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यही प्रॉफिट रेट उस वक्त 100 के करीब था जब उन्होंने उसका समर्थन करना शुरू किया था। शेरलॉक हैरानी से बोला, अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर घोड़ा इतना ही अच्छा है तो प्रॉफिट रेट 100 से 40 पर कैसे गिर गया? जनता नहीं जानती मिस्टर होम्स कि वो घोड़ा कितना बढ़िया है। सर रॉबर्ट दलालों के लिए कुछ ज्यादा ही चतुर रहे हैं हमेशा से। उन्होंने प्रिंस घोड़े के भाई को स्पिन के लिए बाहर कर दिया है। वो दोनों घोड़े हूबहू एक जैसे दिखते हैं, आप उन दोनों में कोई फर्क नहीं बता सकते मिस्टर होम्स। लेकिन जब रेस में दौड़ने की बात आती है तो उनमें एक फरलांग का फर्क आ जाता है। सर रॉबर्ट घोड़ों और रेस के अलावा और कुछ नहीं सोचते। उनका पूरा जीवन इसी में बीता है और इसी बात के पीछे उन्होंने अपने लेनदार को रोक कर रखा हुआ है। अगर घोड़ा प्रिंस रेस में पहले स्थान में नहीं आ पाया तो सर रॉबर्ट तो गए काम से। शेरलॉक ने कहा, यह तो एक हताश जुएबाजी जैसा है, इसमें पागलपन वाली कोई बात नहीं। देखिए मिस्टर होम्स, सबसे पहली बात तो ये कि उनकी शक्ल आजकल ऐसी हो गई है कि कोई भी उनको देखेगा तो उन्हें पागल ही समझेगा। पता नहीं वो रातों को सोते भी हैं या नहीं, वो पूरे वक्त अस्तबल में ही रहते हैं। उनकी आंखें तो एकदम भयानक सी हो गई है। ये सब उनके दिमाग की नसों पर बहुत जोर डाल रहा है। और दूसरी बात, लेडी बेटिस के प्रति उनका व्यवहार। वो दोनों भाई बहन हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, दोनों का टेस्ट भी एक जैसा था और लेडी बेटिस भी घोड़ों से उतना ही प्यार करती थी जितना वो करते थे। हर दिन वो एक फिक्स टाइम पर उनको देखने जाती थी और प्रिंस घोड़े से तो वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और जैसे ही अस्तबल के बाहर बजरी पर लेडी बेटिस की गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई पड़ती तो प्रिंस के भी कान खड़े हो जाते थे और वो उनसे चीनी की डली लेने के लिए दौड़ कर आता था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। शेरलॉक ने पूछा, अब ऐसा क्यों? वो आदमी बोला, ऐसा लगता है जैसे उनका घोड़ों पर से इंटरेस्ट एकदम खत्म हो गया है। पिछले एक हफ्ते से वो अस्तबल के सामने से ऐसे गुजर जाती है जैसे वो प्रिंस को जानती ही नहीं है। शेरलॉक ने पूछा, तो मिस्टर मेसन, क्या आपको लगता है कि दोनों भाई बहन में कोई झगड़ा हुआ है? वो आदमी बोला, हाँ बिल्कुल हुआ होगा सर, और झगड़ा भी कोई मामूली नहीं, बहुत ही बुरा और भयानक झगड़ा। वरना सर रॉबर्ट अपनी बहन के पालतू स्पैनियल कुत्ते को किसी को क्यों दे देते जिससे उनकी बहन बच्चों की तरह प्यार करती थी?
कुछ दिन पहले ही सर रॉबर्ट ने वो कुत्ता एक बूढ़े मिस्टर बेंस को दे दिया, जो क्रैडल से 3 मील दूर रहता है और ग्रीन ड्रैगन नाम के सराय का मालिक है। शेरलॉक बोला, ये बात तो सच में अजीब है। वो आदमी बोला, हम मिस्टर होम्स, और मैं आपको बताऊं कि लेडी का दिल कमजोर है और उन्हें साथ ही साथ जलोदर या ड्रॉपसी नाम की भी बीमारी है। इसी वजह से वो ज्यादा इधर उधर घूम फिर नहीं सकती। मिस्टर रॉबर्ट पहले हर शाम को 2 घंटे उनके कमरे में बिताया करते थे, लेकिन अब वो भी सब बंद हो गया है। अब वो कभी उनके कमरे में नहीं जाते और इसी बात को लेडी ने दुखी होकर अपने दिल से लगा लिया है। लेडी अब पागलों की तरह शराब पीने लगी है मिस्टर होम्स, और बहुत ही चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। शेरलॉक ने पूछा, क्या इस झगड़े से पहले भी वो शराब पिया करती थी? हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत पी लेती थी, लेकिन अब तो वो हर रोज शाम को पूरी बोतल पीने लगी है। उनके बटलर स्टीफन ने मुझे ये बताया है। सब कुछ बदल गया है मिस्टर होम्स, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर ऊपर से एक बात और भी है मिस्टर होम्स, मेरा मालिक रात में चर्च के पुराने तहखाने में क्या करने जाता है, और वहां पर वो दूसरा आदमी कौन है जो उससे मिलने आता है? ये बात सुनकर शेरलॉक उत्सुकता से भर गया। उसने बेचैनी से अपने हाथों को रगड़ा और अब मुझे भी उस आदमी की कहानी दिलचस्प लगने लगी थी। शेरलॉक ने उस आदमी से कहा, कहते रहिए मिस्टर मेसन, आपकी कहानी अब और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। वो आदमी बोला, ये बटलर स्टीफन था मिस्टर होम्स, जिसने उनको आते जाते देखा। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। फिर अगली रात मैं घर पर ही था और मैंने भी ये पक्के तौर पर देखा कि मेरे मालिक वहां गए थे। उसके बाद बटलर स्टीफन और मैं उनके पीछे पीछे गए। वैसे ये खतरे वाला काम था मिस्टर होम्स, क्योंकि अगर हमारे मालिक हमें देख लेते तो हम दोनों की ऐसी तैसी हो जाती। मालिक लोगों को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि पूछिए मत। इसलिए हम दोनों उनके ज्यादा पास नहीं जा रहे थे, लेकिन दूरी बनाते हुए हम बराबर उनका पीछा करते रहे। वो वाकई में उस भूतिया तहखाने में गए और हमने देखा वहां पर एक आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। शेरलॉक ने पूछा, ये भूतिया तहखाना क्या है? वो आदमी बोला, मिस्टर होम्स, पार्क में एक पुराना सा खंडहर है और उसके नीचे एक डरावना सा तहखाना है जिसका नाम बहुत ही बदनाम है। रात में कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मेरे मालिक नहीं डरते। वो तो अपने जीवन में कभी किसी चीज से डरे ही नहीं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता मिस्टर होम्स कि वो आधी रात में छुप छुपाकर वहां जाकर करते क्या है। शेरलॉक बोला, अब 1 मिनट रुकिए मिस्टर मेसन, आपने कहा था कि वहां पर एक आदमी और होता है, तो ये निश्चित रूप से आपके अस्तबल के ही आदमियों में से एक हो सकता है, या फिर उनके घर का कोई व्यक्ति। आपको सिर्फ पता लगाना है कि वो कौन है और फिर आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। वो आदमी बोला, नहीं मिस्टर होम्स, वो ऐसा आदमी नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। शेरलॉक बोला, आप इतने श्योर कैसे हैं? वो आदमी बोला, क्योंकि मैंने उसे देखा है मिस्टर होम्स। ये दूसरी रात की बात है जब मैं और स्टीफन सर रॉबर्ट का पीछा कर रहे थे। उस रात सर रॉबर्ट मुड़े और हमारे पास से गुजर कर चले गए। मैं और बटलर स्टीफन उस वक्त झाड़ियों में छुपे हुए थे। आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था मिस्टर होम्स, इसलिए हमें उस रोशनी में सब साफ साफ नजर आ रहा था। तभी हमने अपने पीछे से उस दूसरे आदमी के चलने की आवाज सुनी। हम अपने मालिक से तो डरते हैं, लेकिन उस दूसरे आदमी से थोड़ी ना डरते हैं। सर रॉबर्ट के जाने के बाद हम झाड़ियों से बाहर निकलकर ऐसा दिखाने लगे जैसे हम चांदनी में सैर करने निकले हुए हैं। तब मैंने उस आदमी को देखा और मैंने उससे पूछा, ओ हेलो, कौन हो तुम भाई? जैसे ही उस आदमी ने मेरी आवाज सुनी और पीछे मुड़कर हमें वहां खड़ा देखा तो वो ऐसे डर गया मानो जैसे उसने कोई शैतान देख लिया हो। वो जोर से चीखा और तेजी से भागता चला गया। वो इतनी तेज दौड़ रहा था मिस्टर होम्स कि कुछ ही सेकंड्स में वो हमें दिखना और सुनाई देना बंद हो गया। वो कौन था या क्या था हम कभी नहीं जान पाए। शेरलॉक बोला, लेकिन तुमने चांदनी में उसका चेहरा साफ साफ देखा था, राइट? जी हाँ, उसका पीला चेहरा ऐसा था जैसे गुंडे मवालिया का होता है। भला सर रॉबर्ट के साथ उसके मेलजोल का क्या कारण हो सकता है? शेरलॉक कुछ देर तक सोच में डूबा रहा और फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताइए कि लेडी बेटिस फडर के साथ कौन रहता है? वो आदमी बोला,
उनकी नौकरानी है जिसका नाम कैरी इवांस है। वो 5 साल से उनके साथ रहती है। शेरलॉक ने पूछा, क्या वो अपनी मालकिन के प्रति वफादार है? वो आदमी कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, वो वफादार तो है मिस्टर होम्स, पर मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि किसके प्रति वफादार है। शेरलॉक चहकते हुए बोला, मैं सब समझ गया मिस्टर मेसन, ये स्थिति काफी स्पष्ट है। मेरे दोस्त वॉटसन ने सर रॉबर्ट के बारे में जो बताया था, उससे मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी औरत उनसे सुरक्षित नहीं है। क्या आपको ये नहीं लगता मिस्टर मेसन कि दोनों भाई बहन के बीच के झगड़े का कारण यही बात हो सकती है? वो आदमी बोला, मेरे ख्याल से तो नहीं मिस्टर होम्स, क्योंकि ये सारी बातें तो सब लोग पहले से ही जानते हैं। शेरलॉक बोला, हाँ वो तो ठीक है, पर यह भी तो हो सकता है कि लेडी ने पहले इस बात पर ध्यान न दिया हो। मान लो कि उसे अचानक से इस बात का पता चला और इसीलिए वो अपनी नौकरानी से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन भाई उसे इसकी इजाजत नहीं देता। अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से अपनी इच्छा को पूरी करने के अलावा उसके पास और कोई साधन नहीं है। जिस नौकरानी से वो नफरत करती है वो अभी भी उससे बंधी हुई है और इसीलिए लेडी ने अपने भाई से बात करने से इनकार कर दिया। उससे मुंह फेर लिया, नाराज हो गई और पीने लगी। गुस्से में आकर सर रॉबर्ट ने उसके पालतू कुत्ते को किसी को दे दिया। क्या ये सब चीजें तुम्हें फिट बैठती नजर नहीं आ रही? वो आदमी बोला, जी हाँ मिस्टर होम्स, आपकी बातें फिट तो हो रही है। शेरलॉक बोला, आपकी अब तक की कहानी तो उसमें फिट हो जाती है, मगर रात में उनका तहखाने में जाना इसमें फिट नहीं बैठता। क्यों? सही कहा ना मैंने? वो आदमी बोला, जी सर, वो भी है और एक बात और भी है जो इसमें फिट नहीं बैठती। वो ये कि सर रॉबर्ट एक पुराने शव को क्यों खोदना चाहते हैं? शेरलॉक ने जैसे ही ये सुना तो वो तन कर बैठ गया। उस आदमी ने आगे बताया, हमें कल ही इसके बारे में पता चला है मिस्टर होम्स। जब मैंने आपको खत भेजा उसके बाद कल सर रॉबर्ट लंदन गए थे और इसीलिए स्टीफन और मैं तहखाने में गए। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक हालत में था, सिवाय इसके कि एक कोने में एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ था। शेरलॉक ने पूछा, तो फिर क्या आपने पुलिस को इस बात की सूचना दी? नहीं मिस्टर होम्स, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को इस बात पर कोई इंटरेस्ट होगा। वो सिर्फ एक मम्मी का सिर था और कुछ हड्डियां, बहुत पुरानी। हो सकता है कि वो 1000 साल पुरानी भी रही हो, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मिस्टर होम्स की ये हड्डियां पहले उस जगह में नहीं थी। इस बात के लिए मैं भी कसम खा सकता हूँ, और स्टीफन भी। वो हड्डियां एक कोने में रखी हुई थी और उनको एक बोर्ड से ढक लिया गया था, लेकिन उससे पहले वो कोना हमेशा खाली रहा करता था। शेरलॉक ने पूछा, और उसके बाद तुम दोनों ने क्या किया? कुछ नहीं, हमने उसे उसी हाल में छोड़ दिया और बाहर आ गए। शेरलॉक बोला, ये आपने बहुत अकल वाला काम किया। खैर, आपने अभी बताया कि सर रॉबर्ट लंदन गए थे, क्या वो वहां से वापस आ गए हैं? नहीं, अभी नहीं आए, लेकिन आज रात उनके वापस लौटने की उम्मीद है। शेरलॉक ने पूछा, अच्छा मिस्टर मेसन, ये बताइए कि सर रॉबर्ट ने अपनी बहन के कुत्ते को कब दिया था? ये 1 हफ्ते पहले की बात है मिस्टर होम्स। वो कुत्ता बाहर कुएं के पास बहुत जोर जोर से भौंक रहा था और सर रॉबर्ट नॉबर्ट उस सुबह बहुत ही खराब मूड में थे। उन्होंने कुत्ते को पकड़ लिया और एक बार तो मुझे लगा कि वो उस कुत्ते को मार ही डालेंगे, लेकिन उन्होंने वो कुत्ता जॉकी सैडमैन को दे दिया और उससे कहा कि वो कुत्ता ग्रीन ड्रैगन वाले बूढ़े बैंस को दे आए, क्योंकि वो उस कुत्ते को दोबारा देखना नहीं चाहते थे। शेरलॉक कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर वो बोला, मैं सारी बातें समझ चुका हूँ मिस्टर मेसन, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप इस बारे में मुझसे क्या चाहते हैं। मिस्टर मेसन ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे बड़ी ही सावधानी से खोलते हुए उसके अंदर रखी हड्डी के एक जले हुए टुकड़े को हमें दिखाया। शेरलॉक ने बड़ी ही गहराई से उस हड्डी की जांच की और फिर बोला, ये आपको कहाँ मिली मिस्टर मेसन? वो आदमी बोला, लेडी बेटिस के कमरे के नीचे एक तहखाने में एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। वहां एक भट्टी लगी हुई है जो काफी समय से बंद थी, लेकिन सर रॉबर्ट नॉबर्ट ने कहा कि उनको ठंड ज्यादा लग रही है और उन्होंने इसे फिर से चालू करवा दिया। मेरे अस्तबल के लड़कों में से एक है हार्वी। हार्वी ही उस हीटर को चलाता है। आज सुबह वो ये हड्डी मेरे पास लेकर आया। उसे ये हड्डी उसी भट्टी के राख में मिली थी। उसको ये बात बहुत ही अजीब लगी। शेरलॉक उस हड्डी को निहारते हुए बोला,
हाँ मिस्टर मेसन, बात तो अजीब है। अब जरा वॉटसन इस हड्डी को देखो और बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आता है। मैंने उस हड्डी को ध्यान से देखा और कहा, इसे बहुत बुरी तरह से जला दिया गया है शेरलॉक, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये इंसान की हड्डी है, इंसान के जांघ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा। शेरलॉक काफी गंभीर नजर आने लगा। उसने उस आदमी से पूछा, मिस्टर मेसन, आपका ये लड़का उस भट्टी को ऑपरेट करने कब जाता है? वो हर शाम वहां जाता है और सुबह वापस आता है मिस्टर होम्स। शेरलॉक ने पूछा, तो रात में कोई उससे मिलने आ सकता था क्या? भट्टी में बाहर से घुसने का कोई रास्ता है? जी हाँ मिस्टर होम्स, एक दरवाजा बाहर से है और एक दूसरी सीढ़ी है जो उस रास्ते तक जाती है जिसमें लेडी बेटिस का कमरा है। शेरलॉक ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह मामला बहुत ही घिनौना साबित होने वाला है। मिस्टर मेसन, आपने कहा कि मिस्टर रॉबर्ट नॉबर्ट कल रात घर पर नहीं थे? जी हाँ मिस्टर होम्स, कल रात वो घर पर नहीं थे। तो इसका मतलब है कि जिसने हड्डियां जलाई वो मिस्टर रॉबर्ट नॉबर्ट नहीं थे? वो आदमी बोला, जी हाँ, ये बात तो सच है। शेरलॉक ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि उस सराय का नाम क्या है जो आपने अभी बताया था? जी, द ग्रीन ड्रैगन, उस आदमी ने कहा। शेरलॉक ने फिर पूछा, क्या उस इलाके में कोई झील या तालाब है जिसमें अच्छी मछलियां पकड़ने को मिलती हैं? उसने बड़े ही उलझे हुए स्वर में कहा, अब हाँ, मैंने सुना है कि वहां एक झील में पाइक मछलियां हैं। शेरलॉक चीखते हुए बोला, ओह बहुत बढ़िया, हमारे लिए इतना काफी है। मैं और मेरा दोस्त वॉटसन बहुत ही दक्ष मछुआरे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने वॉटसन? हम आज रात तक वहां पहुंच जाएंगे मिस्टर मेसन, और ये बात तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि आप वहां हमसे मिलने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, लेकिन फिर भी आपको हमसे कोई काम हो तो हमें वहां एक पत्र भिजवा दीजिएगा। हम खुद आपको ढूंढेंगे। जब हम मामले की थोड़ी और गहराई में पहुंच जाएंगे तब मैं आपको सही राय दूंगा। मिस्टर मेसन, फिलहाल अभी आप जा सकते हैं। मिस्टर मेसन ने वहां से विदा ली और उसी शाम को शेरलॉक और मैं शकम के छोटे से स्टेशन पर पहुंच गए। थोड़ी देर घोड़ा गाड़ी में सफर करने के बाद हम उस पुराने जमाने के सराय में पहुंचे जहां का मालिक वो बूढ़ा बाउंस था। वो बड़ा ही उत्साहित और जोशीला किस्म का आदमी था। मछलियां पकड़ने की हमारी योजना में उसने बड़े ही उत्साह से भाग लिया, लेकिन जब शेरलॉक ने उससे शकम ओल्ड प्लेस की झील में मछलियां पकड़ने के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर परेशानी के बादल छाते नजर आए। वो बोला, वहां के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर। इससे पहले कि आप उस झील में मछलियां पकड़े, हो सकता है कि आप खुद ही उस झील में मछली बन के तैरते नजर आए। शेरलॉक ने पूछा, क्या मतलब? वो बूढ़ा बाउंस बोला, अरे सर रॉबर्ट्स है ना वहां, इसलिए अगर उन्होंने देख लिया कि दो आदमी उनके ट्रेनिंग क्वार्टर्स के सामने मंडरा रहे हैं तो वो तो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। शेरलॉक ने पूछा, अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि उसका एक घोड़ा डर्बी रेस में हिस्सा ले रहा है। बूढ़ा बैंस बोला, हाँ सर, ले रहा है और बड़ा ही शानदार घोड़ा है वो। हमारा सारा पैसा और सर रॉबर्ट का भी पैसा उसी के ऊपर सट्टे में लगा हुआ है। वैसे कहीं आप लोग भी इसीलिए तो यहाँ नहीं आए हैं? शेरलॉक ने कहा, अरे नहीं, हम तो दो थके हुए लंदन के रहने वाले हैं जिन्हें बस थोड़ी सी ताजी हवा और पानी की जरूरत है। बूढ़ा बाउंस बोला, हाँ, तब तो आप एकदम सही जगह में आए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने जो आपको सर रॉबर्ट के बारे में बताया है उसको भूल मत जाइएगा। वो ऐसा आदमी है जो मारता पहले है और बात बाद में करता है। उसके इलाके से आप लोग दूर ही रहना। हाँ मिस्टर बाउंस, आप बेफिक्र रहिए, हम ऐसा ही करेंगे। वैसे वो कुत्ता जो अभी बाहर चिल्ला रहा था वो बड़ा ही खूबसूरत स्पैनियल कुत्ता है। बूढ़ा बाउंस बोला, जी हाँ सर, सही पहचाना, वो असली शकम नस्ल का कुत्ता है। आपको पूरे इंग्लैंड में उससे बढ़िया कुत्ता नहीं मिलेगा। अरे वाह, मैं खुद कुत्तों का बड़ा शौकीन हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस कुत्ते की कीमत कितनी होगी? मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ। बूढ़ा बाउंस बोला, मेरी हैसियत से तो बहुत ज्यादा है सर, ये तो मुझे सर रॉबर्ट ने दिया था, इसलिए मुझे इसे बांध कर रखना पड़ता है। तो ये तो कमबख्त 1 मिनट में भाग जाएगा। उसके कुछ और देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो सराय का मालिक वहां से चला गया। शेरलॉक ने मुझसे कहा,
हमें कई सारे पत्ते मिलते जा रहे हैं वॉटसन, और इन पत्तों के साथ अभी खेलना आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में हमें कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। और जैसा कि तुमने सुना कि सर रॉबर्ट नॉर्बर्टन के डर से आज रात उसके इलाके में घुस सकते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है वॉटसन? असल में 1-2 चीजें ऐसी हैं जिनमें मुझे तसल्ली करना बेहद जरूरी है। मैंने शेरलॉक से पूछा, क्या तुमने कोई थ्योरी बना रखी है शेरलॉक? हाँ वॉटसन, थ्योरी तो है, पर बस इतनी कि 1 हफ्ता पहले कुछ हुआ है जिसने शकम परिवार के जीवन में एक गहरा असर डाला है। अब वो क्या है इसका अंदाजा हम उसके असर से ही लगा सकते हैं। ये एक अजीब तरह का मिला जुला असर है, लेकिन इससे हमें पक्के तौर पर मदद जरूर मिलेगी। चलो सारी बातों पर गौर करते हैं। भाई जो है वो अपनी प्यारी बीमार बहन से मिलने नहीं जाता और उसके पसंदीदा कुत्ते को भी किसी को दे देता है। क्या इन बातों से तुम्हें कुछ सोचता है वॉटसन? मैंने कहा, हाँ भाई की नफरत और क्या? शेरलॉक बोला, हाँ ऐसा हो सकता है। अब हम उस समय से इस बात को समझते हैं जब ये झगड़ा हुआ। अगर वाकई में कोई झगड़ा हुआ था तो सर रॉबर्ट की बहन लेडी बेटिस अपने कमरे में ही रहती है और अपनी सभी पुरानी आदतों को बदल देती है जिस समय वो अपनी नौकरानी के साथ बाहर जाती है। उसके अलावा वो पूरा टाइम किसी को नजर नहीं आती और वो अपने पसंदीदा घोड़े को चीनी की डली देने से भी मना कर देती है और जाहिर तौर पर बुरी तरह से शराब पीना शुरू कर देती है। पूरा मामला यही है ना वॉटसन? मैंने कहा, हाँ यही है, बस उस तहखाने वाले किस्से को छोड़कर। शेरलॉक बोला, वो एक दूसरा मामला है। ये दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग हैं और मैं तुमसे विनती करता हूँ वॉटसन कि तुम उन्हें आपस में मत उलझा देना। ध्यान से सुनो, लाइन ए जो लेडी बेटिस से संबंधित है वो थोड़ी सी भयानक है कि नहीं? तो हम लाइन बी को लेते हैं जो सर रॉबर्ट से जुड़ी हुई है। वो डर्बी रेस को जीतने के लिए पागल है। वो लेनदार के हाथों की कठपुतली बना हुआ है और किसी भी समय दिवालिया हो सकता है, और उसके जो लेनदार है वो उसके अस्तबल को जब्त कर सकते हैं। वो एक बहुत ही साहसी आदमी है, लेकिन फिलहाल बहुत हताश है। उसकी जो भी आमदनी होती है वो उसे उसकी बहन से मिलती है और बहन की नौकरानी उसके कंट्रोल में है। तो मेरा अनुमान यह है वॉटसन, जो कि सिर्फ अनुमान ही है, कि सर रॉबर्ट नॉर्बर्ट ने अपनी बहन को मार डाला है। ये बात सुनकर मैं चौंक कर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है शेरलॉक? क्यों नहीं हो सकता वॉटसन? एक पल के लिए आओ इसके ऊपर बहस करते हैं। मान लो कि उसने वाकई अपनी बहन को मार डाला है और जब तक उसे वो सारा पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो वहां से भाग नहीं सकता, और उसे पैसा सिर्फ तभी मिलेगा जब उसका घोड़ा प्रिंस डर्बी रेस जीतेगा। इसलिए अभी भी यहीं पर रहना उसकी मजबूरी है, और अगर अब उसे यही रहना है तो उसे किसी तरह से लाश को ठिकाने लगाना होगा और साथ ही एक ऐसा इंसान भी ढूंढना होगा जो इतने दिनों तक उसकी बहन का भेष धरकर वहां रह सके। और इसीलिए वो अपनी बहन की लाश को उस तहखाने में ले जाता है, क्योंकि वो जगह ऐसी है जहां शायद ही कोई जाता होगा, और वो धीरे धीरे करके उसकी लाश को वहां भट्टी में नष्ट कर सकता है। मेरे दिमाग में इस सारे मामले में रोशनी डालने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कल करने की कोशिश करेंगे, और तब तक हम अपनी ये मछली मारने वाली एक्टिंग चालू रखते हैं। अपने मेजबान के साथ थोड़ी सी वाइन पी सकते हैं और मछलियों के बारे में थोड़ी और बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बातचीत के दौरान हमें और कोई काम की चीज मिल जाए। अगली सुबह शेरलॉक को अचानक से ये याद आया कि हम मछलियां मारने के लिए चारा लाना तो भूल ही गए थे, और इसीलिए हमें बड़े ही दुखी मन से अपने मेजबान को ये बताना पड़ा कि हम उस दिन मछलियां मारने नहीं जाएंगे। इसीलिए उस दिन 11 बजे के करीब हम लोग टहलने के लिए निकल पड़े। शेरलॉक ने सराय के मालिक से उस काले स्पैनियल कुत्ते को भी अपने साथ ले जाने की अनुमति ले ली थी। चलते हुए हम 2 ऊंचे ऊंचे फाटकों के पास आए जिसके ऊपर 2 मूर्तियां लगी हुई थी। तब शेरलॉक ने मुझसे कहा, वॉटसन यही वो जगह है। बूढ़े बाउंस ने मुझे बताया था कि दोपहर के करीब वो औरत बाहर आती है। जिस समय फाटकों को खोला जाएगा उस समय गाड़ियों की गति धीमी हो जाएगी। तब मैं ये चाहता हूँ वॉटसन कि तुम गाड़ीवान के पास जाकर कुछ यूं ही इधर उधर की बातें करके कुछ देर के लिए गाड़ी को रोके रखो। तब उस वक्त मैं इस झाड़ी के पीछे खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
हमें वहां पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। करीब 15 मिनट के अंदर ही हमने देखा कि एक बड़ी सी खुली पीली गाड़ी सामने से आ रही है, जिसके आगे 2 शानदार घोड़े जुते हुए हैं। शेरलॉक कुत्ते के साथ झाड़ी के पीछे छुप गया और मैं बेझिझक सड़क में छड़ी हिलाते हुए खड़ा रहा। एक गार्ड ने गेट खोला और गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। मैं उसमें सवार लोगों को अब अच्छी तरह से देख पा रहा था। चमकीले बालों और दिलकश आंख वाली एक युवती बाई तरफ बैठी हुई थी। उसके दाहिनी तरफ झुके हुए कंधों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उसका सिर और कंधे शॉल से ढके हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जब घोड़े मुख्य सड़क पर पहुंचे तो मैंने हाथ से इशारा करते हुए गाड़ी को रोका और गाड़ीवान से पूछा कि क्या सर रॉबर्ट शकम ओल्ड प्लेस में मौजूद थे? मुझे उनसे मिलना है। जब मैं उस गाड़ीवान से बात कर रहा था, बस उसी वक्त शेरलॉक झाड़ियों से बाहर निकला और उसने कुत्ते को खुला छोड़ दिया। खुशी से चिल्लाता और किकियाता वो कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन गाड़ी के पास पहुंचते ही उसकी सारी खुशी गुस्से और नाराजगी में बदल गई और वो जोर जोर से भौंकने लगा और गाड़ी में पंजे मारने लगा। तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी, गाड़ीवान, जल्दी गाड़ी भगाओ। गाड़ीवान ने घोड़ों पर चाबुक बरसाते हुए तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाया। कुत्ते की गर्दन पर बांधते हुए शेरलॉक ने कहा, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है वॉटसन। इस कुत्ते को लगा था कि वो युवती इसकी मालकिन है, लेकिन पास जाने पर उसने पाया कि वो कोई अजनबी है और कुत्ते कभी पहचानने में गलती नहीं करते। मैंने कहा, और वो आवाज भी एक आदमी की आवाज थी, शेरलॉक। शेरलॉक बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे एक नया तुरुप का पत्ता मिला है वॉटसन, लेकिन अब हमें इससे सावधानी से खेलना होगा मेरे दोस्त। शेरलॉक के पास उस दिन के लिए कोई प्लान नहीं था और इसीलिए वो और मैं सचमुच मछलियां पकड़ने के लिए चले गए। खाने के बाद हम एक बार फिर से उसी सड़क पर पहुंचे जिस पर सुबह गए थे। एक लंबा सा काला सा आदमी वहां पर हमारा इंतजार कर रहा था। पास जाने पर पता चला कि वो हमारा परिचित ट्रेनर मिस्टर जॉन मेसन है, वही आदमी जिसने शेरलॉक के घर पर आकर इस सारे मामले की जानकारी हमें दी थी। मुझे आपका नोट मिल गया था मिस्टर होम्स। सर रॉबर्ट अभी तक लौटे नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आज रात तक वो लौट आएंगे। शेरलॉक ने उससे पूछा, अच्छा मिस्टर मेसन, ये बताइए कि वो तहखाना घर से कितना दूर है? यही करीब 1/4 मील होगा। शेरलॉक बोला, तो फिर मेरे ख्याल से हम वहां जाकर आराम से अपनी जांच कर सकते हैं। मिस्टर मेसन घबराते हुए बोला, आप चाहे तो वहां चले जाएं मिस्टर होम्स, लेकिन मैं वहां जाने का जोखिम नहीं ले सकता। जैसे ही सर रॉबर्ट वापस लौटेंगे वो मुझसे मिलना चाहेंगे, उनके घोड़े प्रिंस की खैरियत जानने के लिए। शेरलॉक बोला, ओह तो कोई बात नहीं मिस्टर मेसन, हम आपके बिना ही अपना काम करेंगे। बस आप हमें वो तहखाना दिखा दीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। वो एक अंधेरी रात थी, आसमान में चांद बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मेसन जहां हमें लेकर गया वो एक पुराना सा खंडहर था। हम एक बड़े गड्ढे में प्रवेश कर गए जो कभी बरामदा हुआ करता होगा। इमारत के कोने में एक सीधी खड़ी सीढ़ी नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी। मिस्टर मेसन ने माचिस की एक तीली जलाई और उस सीलन भरे खंडहर में एक जली हुई मशाल लटका दी गई। शेरलॉक ने उस तीली से अपनी लालटेन जला ली और फिर मेसन से पूछा, मिस्टर मेसन, आपने कुछ हड्डियों का जिक्र किया था, क्या आप जाने से पहले हमें वो दिखा सकते हैं? वो वहां उस कोने में है मिस्टर होम्स, आइए मैं ले चलता हूँ। उसके बाद मेसन हमें उस कोने में लेकर गया और फिर अचानक से वो हैरान होकर चुप खड़ा रह गया और फिर बोला, अरे यही तो थी, बिल्कुल यहीं पर थी वो हड्डियां मिस्टर होम्स, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शेरलॉक बोला, मुझे यही उम्मीद थी। मुझे लगता है कि हमें उन हड्डियों की राख अब भी उस भट्टी में मिल सकती है जिसमें पहले भी आपको उसका एक टुकड़ा मिला था। मेसन हैरानी से बोला, लेकिन मिस्टर होम्स, कोई भी 1000 साल पुरानी हड्डियों को क्यों जलाना चाहेगा? शेरलॉक बोला, यही पता लगाने के लिए तो हम यहाँ आए हैं मिस्टर मेसन। हमें थोड़ी लंबी जांच करनी पड़ सकती है और इतनी देर तक हमें आपको यहाँ रोके रखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सुबह से पहले हमारा ये केस हल हो जाएगा। फिलहाल आप अभी जा सकते हैं मिस्टर मेसन। मेसन के जाने के बाद शेरलॉक ने उन पुरानी कब्रों की सावधानी पूर्वक जांच करनी शुरू कर दी। एक बहुत ही पुरानी कब्र जो सैक्सन लोगों की प्रतीत हो रही थी,
वो एकदम सेंटर में थी। फिर उसके बाद नॉर्मन हुगोस ओडोस की एक लंबी लाइन थी। उसके बाद हम पहुंच गए 18वीं शताब्दी के सर विलियम और सर डेनिस फर्डर की कब्र तक। हमें वहां जांच करते करते 1 घंटे से भी अधिक समय बीत चुका था जब शेरलॉक को वो ताबूत मिला जिसकी उसे तलाश थी। ये वार्ड के मुख्य दरवाजे से पहले एक कोने में खड़ा एक शीशे का ताबूत था। मैंने शेरलॉक के मुंह से एक संतुष्टि भरी आवाज सुनी। मैं समझ गया था कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। वो अपने मैग्नीफाइंग लेंस से ताबूत के भारी ढक्कन के किनारों को जांच रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा औजार निकाला। वो एक बॉक्स ओपनर था जिससे वह उस ताबूत के ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगा। उस ढक्कन में सिर्फ 1 या 2 ही कब्जे थे जो काफी पुराने होने के कारण काफी गलसड़ चुके थे, इसलिए जल्दी ही वो ढक्कन खुल गया। हमें उसके अंदर का सामान अभी बस थोड़ा नजर आया ही था कि तभी हमें एक आवाज सुनाई दी। ऊपर चर्च में कोई चल रहा था। चलने वाले के दृढ़ तेज कदमों की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो एक निश्चित उद्देश्य के साथ वहां आया था। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे आती रोशनी की एक किरण दिखाई दी और उसके बाद उस टॉर्च को थामे वो आदमी दिखाई दिया। ये एक भयानक किस्म का व्यक्ति था और दिखने में एकदम भयंकर। उसके भारी भरकम मूंछों वाले चेहरे पर गुस्से से भरी आंखें चमक रही थी। वो कठोर नजरों से हमें घूर रहा था। फिर हमें देखकर वो बोला, हरामखोरों, कौन हो तुम लोग और मेरी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? शेरलॉक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और एक भारी छड़ी उठाकर उसकी तरफ गया। वो आदमी फिर गरजा, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? शेरलॉक ने बिना डरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उससे बोला, वैसे मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। मिस्टर रॉबर्ट की ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? इतना कहते हुए शेरलॉक ने अपने पीछे के ताबूत का ढक्कन खोल दिया। लालटेन की रोशनी में उस ताबूत के अंदर मैंने सिर से लेकर पांव तक चादर में लिपटे एक शरीर को देखा जो किसी भयानक डायन जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी नाक और ठुड्डी एक तरफ को झुकी हुई थी, हल्की चमकती हुई आंखें और एक भीगा टूटा पड़ा बेजान चेहरा। सर रॉबर्ट ने जैसे ही उसे देखा वो एक झटके में चीखता हुआ पीछे हट गया और फिर बोला, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और तुम्हें इससे क्या काम है? शेरलॉक बोला, मेरा नाम शेरलॉक होम्स है मिस्टर। शायद आपने कभी ये नाम जरूर सुना होगा। खैर जो भी हो, मेरा काम वही है जो हर अच्छे नागरिक का होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और अब क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? रॉबर्ट बोला, देखिए मिस्टर होम्स, मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें मेरे खिलाफ है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शेरलॉक ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता मिस्टर रॉबर्ट कि पुलिस आपकी इस बात को मानने वाली है। रॉबर्ट ने अपने कंधे उचका दिए और बोला, ठीक है मिस्टर होम्स, अगर ये काम ऐसे ही होना है तो ऐसा ही सही। आप मेरे घर चलिए, वहां मैं आपको सारी बात बता दूंगा। फिर उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत। बस उसके 15 मिनट बाद हम उसके घर पर थे। रॉबर्ट ने हमें एक कमरे में बिठाया और खुद वहां से चला गया। फिर कुछ देर बाद वह लौटा। उसके साथ 2 लोग और थे, एक तो मामूली शक्ल वाली युवती और दूसरा एक छोटा चूहे जैसे चेहरे वाला आदमी। वो बहुत ही ताकतवर और फुर्तीला दिखाई दे रहा था। वो दोनों बुरी तरह से कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे, जिससे ये पता चल रहा था कि रॉबर्ट ने उन्हें हमारे बारे में अभी तक नहीं बताया है। उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए रॉबर्ट ने कहना शुरू किया, मिस्टर होम्स, ये मिस्टर और मिसेस नॉलेट है। मिसेस नॉलेट कुछ सालों से मेरी बहन की पर्सनल नौकरानी रही है, लेकिन अपने पुराने नाम के साथ, जो है कैरी इवांस। मैं इन दोनों को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं आपको सारी स्थिति सही ही बता दूं, और ये दोनों वो लोग हैं जो मेरी बात को प्रमाणित कर सकते हैं। तभी वो युवती जोर से चिल्लाई, सर रॉबर्ट, क्या ये जरूरी है? क्या आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उसका पति भी बीच में गुर्राया, मैं पूरी तरह सारी जिम्मेदारी से इनकार करता हूँ। इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। सर रॉबर्ट ने उन दोनों को कड़ी नजरों से घूरा और फिर कहा, किसी को कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। और मिस्टर होम्स, अब आप मेरी बात सुनिए। ये बात तो स्पष्ट है कि आप मामले की बहुत गहराई तक पहुंच चुके हैं।
यानी आप ये सारी बातें पहले से ही जानते हैं। मैं डर्बी रेस के लिए घोड़े को तैयार कर रहा हूँ और ये सब इस बात पर निर्भर है कि मैं सफल होता हूँ या नहीं। अगर मैं डर्बी रेस में जीत गया तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मैं हर चीज के लिए अपनी बहन पर निर्भर हूँ, लेकिन सब लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति में मेरा बराबर का हक है। मेरी जान मेरे लेनदार के हाथों में है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मेरी बहन मर जाए तो मेरे लेनदार गिद्धों के झुंड की तरह मेरी संपत्ति पर आ लपकेंगे और सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। मेरा अस्तबल, मेरे घोड़े, सब कुछ। खैर जो भी हो, मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरी बहन की मौत 1 हफ्ते पहले ही हो गई है। शेरलॉक बोला, और ये बात आपने किसी को क्यों नहीं बताई? रॉबर्ट बोला, मैं और करता ही क्या मिस्टर होम्स, पूरी बर्बादी मेरे सामने थी। अगर मैं 3 हफ्तों के लिए चीजों को रोक सकूं तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मेरी बहन की नौकरानी का पति, ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है, ये एक एक्टर है। मैंने सोचा कि क्यों ना बस कुछ दिनों के लिए इसे अपनी बहन बनने का नाटक करने को कहूं। इसको बस इतना करना होगा कि पूरे दिन में बस एक बार गाड़ी में बैठकर बाहर जाना और वापस आना होगा। बाकी पूरा टाइम मेरी बहन अपने कमरे में ही रहती थी और नौकरानी को छोड़कर बाकी किसी को भी उसके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए ये सारा इंतजाम करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मेरी बहन की मौत उसकी बीमारी से हुई जिससे वो कई साल से पीड़ित थी, और इस बात का प्रमाण उसका डॉक्टर दे सकता है क्योंकि कई महीनों से उसके लक्षण बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। शेरलॉक बोला, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद तुमने क्या किया? हम उसकी लाश को वहां नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए पहली ही रात को नॉलेट और मैं उसकी लाश को पुराने कुएं के पास लेकर गए, जिस कुएं का अब उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन उसका पालतू स्पैनियल कुत्ता हमारे पीछे पीछे था और वो लगातार भौंके जा रहा था। इसलिए मुझे लगा कि हमें उस पुराने कुएं से ज्यादा दूसरे किसी सुरक्षित जगह की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले मैंने उस स्पैनियल कुत्ते से छुटकारा पाया और फिर उसके बाद हम लाश को चर्च के तहखाने में ले गए। मैं किसी भी तरह से किसी का भी, न अपनी बहन का और न ही उसके पूर्वजों का कोई अपमान करना चाहता था मिस्टर होम्स, और मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी मृत आत्मा के साथ कोई अन्याय किया है। शेरलॉक बोला, लेकिन मुझे तो आपकी ये सारी हरकतें कोई माफी के लायक नहीं लग रही मिस्टर रॉबर्ट। रॉबर्ट ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कहना बहुत आसान है मिस्टर होम्स। अगर आप मेरी जगह में होते तो शायद आप अलग तरह से सोचते। कोई व्यक्ति अपनी सारी आशाओं, सारी योजनाओं को अंतिम पल में बिखरते नहीं देख सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उनको बचाने के लिए कोई कोशिश न करे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम उसे कुछ समय के लिए उसके पूर्वजों के ताबूतों में से किसी एक में रख देंगे जो अभी भी पवित्र जगह में पड़े हैं, तो एक मृत आत्मा के लिए ये कोई खराब जगह नहीं होगी। हमने एक पुराना ताबूत खोला, उसमें से पुरानी हड्डियों को हटाया और अपनी बहन की लाश को उसमें वैसे ही रख दिया जैसे आपने उसे अभी देखा था। और जहां तक उन पुरानी हड्डियों का संबंध है जिन्हें हमने ताबूत से बाहर निकाला था, उन्हें हम तहखाने के फर्श पर नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए नॉलेट और मैंने उन हड्डियों को वहां से हटाया और फिर नॉलेट ने रात में उन हड्डियों को भट्टी में जला दिया। बस यही है मेरी कहानी मिस्टर होम्स। रॉबर्ट की सारी कहानी सुनने के बाद शेरलॉक कुछ देर तक खामोश बैठा रहा और फिर वो बोला, लेकिन मिस्टर रॉबर्ट, आपकी कहानी में एक दोष है। आपकी बहन की मौत की खबर सुनकर आपके लेनदार अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर भी लेते तो आपने जो रेस में दाव लगा रखे हैं उनसे तो आपको पैसा मिल ही सकता था। रॉबर्ट बोला, नहीं मिस्टर होम्स, मेरा घोड़ा मेरी प्रॉपर्टी का ही हिस्सा माना जाता। वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते और फिर भला उन्हें मेरे दाव पर लगाए गए पैसों की क्या ही परवाह होती। दुर्भाग्य से जो मेरा सबसे मुख्य लेनदार है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एक बहुत ही धूर्त आदमी है मिस्टर होम्स, जिसका नाम है सैम ब्रूर। एक बार न्यू मार्केट हीथ पर उसे घोड़ों के चाबुक से मारने के लिए भी मुझे मजबूर होना पड़ा। आपको क्या लगता है मिस्टर होम्स, वो साला मुझे बचाने की कोशिश करेगा? वो तो मुझे गिराने का, मुझे हराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। शेरलॉक खड़ा उठा और बोला, ठीक है मिस्टर रॉबर्ट,
ये मामला निश्चित रूप से पुलिस को भेजा जाना चाहिए। तथ्यों को सामने लाना मेरा फर्ज था और मुझे इसे यही छोड़ देना चाहिए। और जहां तक इस बात का सवाल है कि आपने सही किया या गलत, ये फैसला करना मेरा काम नहीं है। इसका फैसला तो पुलिस और अदालत ही करेगी। उसके बाद होम्स और मैं वापस लंदन आ गए। कुछ समय बाद हमें पता चला कि ये सारा किस्सा एक सुखांत नाटक के रूप में समाप्त हुआ। शकम प्रिंस घोड़े ने डर्बी रेस को जीत लिया। रॉबर्ट को इनाम के रूप में 80,000 पाउंड की रकम मिली। सारे लेनदारों को उनका पूरा भुगतान कर दिया गया और उसके बाद भी सर रॉबर्ट के पास इतना पैसा बचा था कि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। पुलिस और अदालत ने भी उनको ज्यादा दोषी नहीं माना, सिवाय इस बात के कि उन्होंने अपनी बहन की मौत को दर्ज कराने में देरी की। खैर, अब सर रॉबर्ट इनाम के बचे हुए पैसों से एक नया सम्मानित बिजनेस शुरू करके एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। आप सुन रहे थे शर्लॉक होल्म्स द मिस्ट्री ऑफ शॉस्कोम्ब ओल्ड प्लेस। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।